अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आगाज़ करते हैं। अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, यकीनन आप तक खबर पहुंच चुकी होगी, लेकिन अगर आपने खबर नहीं सुनी है तो एक मरतबा फिर से दोहरा देती हूँ। अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है और एक मरतबा फिर से 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का उन्होंने ऐलान किया है। दूसरा इजाफा है एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। इससे पहले भी 30 रुपये का इजाफा हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 180 रुपये हो गई थी और अब एक नए इजाफे के बाद जो नई कीमत है पेट्रोल की वो 209 रुपये 86 पैसे यानी कि तकरीबन 210 रुपये फ़ी लीटर का हो चुका है पेट्रोल। और इसका इत्तलाक आज रात 12 बजे यानी कि 3 जून से होगा। इसके साथ साथ डीजल की कीमत में भी 30 रुपये का इजाफा हुआ है। नई कीमत 204 रुपये 15 पैसे होगी। मट्टी के तेल की कीमत में भी 26 रुपये और चंद पैसों का इजाफा किया गया। तो ये इजाफा जो है एक तो ये आवाम के लिए परेशानी का सबब है ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी इसमें एक मैसेज है कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन कराने का इरादा नज़र नहीं आता है इस हुकूमत का। और अगर किसी ने इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी कराई थी कि आप लॉन्ग मार्च से धरना ना दें, लॉन्ग मार्च बस खिताब करके ख़त्म कर दें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, तो एक मरतबा फिर से उनको ये धोखा दिया गया है, ये गलत यकीन दहानी कराई गई है। और इस फैसले के बाद तासुर यही मिलता है, नज़र यही आता है कि इदारों की मुकम्मल सपोर्ट इस हुकूमत के साथ ही है। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा टॉपिक ये होगा कि इमरान खान साहब की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया है उस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन माजी में हमने देखा है इसी तरह के बयानात बाकी जमातों के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से भी दिए गए। ऐसा क्यों है कि जब भी इक़्तिदार जाता है तो सियासी जमातें और उनके कायदीन इस तरह के बयानात या इदारों के मुखालिफ बयानात देना शुरू हो जाते हैं? ये रविश कब तक चलती रहेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है जनाब नादिया नकी साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। अली मुमताज़ साहब एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आज हमारे साथ मौजूद होंगे। और जवाद अहमद साहब सरबराह बराबरी पार्टी पाकिस्तान आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नादिया, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो ये एक हफ्ते में 60 रुपये का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में, इतना बोझ आवाम बर्दाश्त कर पाएगी या ये हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी जो अवामी सेंटिमेंट इनके खिलाफ जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले येस ऑफ कोर्स इसके साथ एक महंगाई का तूफान ज़रूर आता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन हमें एक चीज़ सोचनी होगी। जिस तरह से आपको याद है कि इमरान खान साहब टफ डिसीजंस लिया करते थे जब उनकी हुकूमत थी, और वो कहते थे ये नागुज़ीर है और कड़वी गोली खानी पड़ेगी अगर हमें मईशत को करेक्ट डायरेक्शन में लेकर आना है। अपने पिछले 4 महीने में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ होने की सारी बातें हो रही थी, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ डील की थी, जिसके तहत मरहला वार आपको पेट्रोलियम प्राइसेस की जो इंक्रीज है वो पास ऑन करनी होती है, उसे मुंजमद कर दिया था। जब वो मुंजमद किए गए थे तो जाहिर है कि उसका एक जो पूरा जिसे कहते हैं एक अष्टहाम सा जिसे कहते हैं वो पूरा माउंट अप होता चला। अब IMF के साथ हमारे पास और कोई तरीक़ाकार नहीं है कि हम अपने मईशत को बचा सकें, हम डिफ़ॉल्ट होने से रह सकें। और मईशत के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपने IMF के साथ इस डील में जाना है तो आपको सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी होगी, और लिहाजा ये उसी का शाखसाना है जो हमें नज़र आता है। जहाँ तक बात रही कि आप पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूर होती है, लेकिन इस पॉलिटिकल कॉस्ट को मईशत के लिए बेयर करना पड़ता है, सिर्फ महज इसलिए क्योंकि देखिए मौजूदा हुकूमत पे क्रिटिसिज्म यही शदीद था कि आप सख्त फैसले क्यों नहीं ले रहे, हमें मुल्क बचाना है या आपकी सियासत बचानी है। तो लिहाजा जब आपको मुल्क की मईशत को बचाना है और IMF के पास जाना है तो ये नागुज़ीर है कि आप ये तमाम जो सब्सिडीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करें। हाँ, इसके साथ आपको मुख्तलिफ किस्म के मेजर्स लेने होंगे, जो कि कुछ तो लिए गए हैं, मजीद ये क्या लेते हैं ये आने वाले बजट में ही पता चलेगा, जिसमें आपको टारगेटेड सब्सिडीज देनी होंगी ताकि जो गरीब अवाम है उनके ऊपर जो बोझ पड़ेगा उसको आप कम कर सकें। लेकिन नादिया, यही हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो ये तहरीके इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद किया करते थे कि जी आपने महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। इन्होंने मार्च भी किए, महंगाई मुकाम मार्च, आपको याद होगा।
तो ये सब चीज़ें इनके ऑलरेडी इल्म में थी। तो हम ये समझे कि माजी में जो ये बयानात देते रहे हैं या जिसकी बेस पर इन्होंने सियासत की है कि आवाम के लिए हम सियासत कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए, वो सिर्फ सियासी बयानात की हद तक था, लेकिन एक्चुअल पोजीशन इनको ऑलरेडी मालूम थी। अगर पीटीआई गवर्नमेंट होती, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि अगर वो गवर्नमेंट होती उनको भी ये फैसले करने पड़ते। तो मेरा सवाल ये है कि जब आपको ऑलरेडी सब कुछ पता था तो फिर आपको ये एडवेंचर करने की क्या जरूरत थी? देखिए, जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं ना आयशा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ये है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए वो मुख्तलिफ चीजों को जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर जब वो बरसरे इख्तिदार आते हैं तो उनको भी वही करना होता है। आपको याद होगा इमरान खान साहब कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो भी गए। इसी तरह से ये हुकूमत, माजी की हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत तो कहती थी कि महंगाई जो है वो बहुत उरूज पर है, गवर्नेंस है और महंगाई की बोझ तले आवाम है। सो IMF पर सियासत करना मेरे ख्याल से खत्म कर देना चाहिए। उसकी रीजन बहुत सिंपल सी है, आपको सबसे पहले और पूरी आवाम को ये समझाना होगा कि आपकी मईशत के हालात दिगर हैं। आपके यहाँ वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, आपके यहाँ वो टैक्स कलेक्शन नहीं है। हर हुकूमत, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, या टेक्नोक्रेट सेटअप हो, या मार्शल लॉ हो, इन सब में हमने देखा है कि वो जो सख्त फैसले लेने होते हैं अपने मुल्क के ऑर्डर को सही करने के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रो इकोनॉमिकली, वो नहीं ले पाते। हर हुकूमत अपने पॉलिटिकल डिविडेंड गेन करने के लिए बहुत सारे फैसले को इधर उधर कर देती है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं ना। जैसे बहुत से लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं हुकूमत के अंदर, बहुत से लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। तो उस तरह की चीजों के अंदर फिर आप देखते हैं कि वो आप नेट में आप उनको लाना नहीं चाहते, उनसे आप टैक्स लेना नहीं चाहते। आप एमनेस्टी स्कीम भी देते हैं तो 1% के ऊपर दे रहे होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जब एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती हैं तो अगर आपको काले धन को सफेद करना होता है 40 से 60% आपको उसके ऊपर देना होता है। सो IMF के ऊपर सियासत बंद करनी चाहिए। जिस दिन आपकी इकोनॉमी बेहतरीन हो जाएगी उस दिन फिर आप बिल्कुल मईशत के हवाले से जरूर सियासत करें। ये मेरा सिर्फ एक मशवरा है तमाम पॉलिटिकल जमातों को, बिकॉज यू विल हैव टू गो। IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मुल्क डिफॉल्ट। कोई नहीं चाहता कि मुल्क डिफॉल्ट हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अली भी हमारे साथ हैं। अली, क्या लगता है आपको? ठीक है, अली हमारे साथ मौजूद नहीं है। जवाद अहमद साहब, सर आप आवाज़ उठाते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन ये इजाफा जो होता ही चला जा रहा है। ठीक है, IMF के प्रोग्राम में रहना है, उनकी शराइत को मानना है, लेकिन अवाम के लिए कौन सोच रहा है? अवाम के लिए कौन क्या कर रहा है? क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत अवाम के बारे में सोचती हुई नजर आ रही है कि वो किन परेशानियों से दो चार है महंगाई की वजह से? पूरी दुनिया में देखें, कोई भी जो रूलिंग क्लास होती है किसी भी मुल्क में, इंक्लूडिंग एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज, कोई भी अवाम के लिए नहीं सोचता। हमेशा बिलियनियर्स होते हैं बहुत सारे, उसके बाद लॉबिंग की जाती है, वो अपने जो लोग उनके लिए बेहतरीन है उनको लेके आते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है। प्रॉब्लम ये है कि थर्ड वर्ल्ड में जब ये होता है तो लोगों की जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं। यहाँ पे GDP इतना छोटा होता है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका का जो GDP है, मेरा ख्याल है 24-25 ट्रिलियन डॉलर है परचेजिंग पावर पैरिटी, और जो GDP है, और जिसको PPP कहते हैं। पाकिस्तान का $1 ट्रिलियन भी नहीं है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है। इसका मतलब है कि 10 करोड़ का फर्क है सिर्फ। लेकिन अगर पॉपुलेशन टू GDP रेशो देखें, वो डिटर्मिन ये करेगा एट द एंड ऑफ द डे कि आपका जो मुल्क है उसमें मिनिमम वेज लेने वाला जो इंसान है वो जिंदगी गुजारेगा कैसे। अगर आप अमेरिका में इस तरह की महंगाई करें ना तो वहां पर भी लोग बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान में लोग इसलिए निकलते हैं कि वो इस हद तक मजबूर और गरीब हैं, ऊपर से अनपढ़ भी हैं। अभी भी आपके उनके 3 करोड़ बच्चे, अब 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये वो मुल्क है। ऐसे तमाम मुल्कों के अंदर महंगाई करना, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती उनके लिए और ज्यादती और जुल्म जो है वो रूलिंग क्लास की तरफ से नहीं हो सकता। अब ये एक अलग बात है कि इसके लिए जो रेडिकल मेजर्स हैं, क्या वो रूलिंग क्लास पॉलिटिशियंस ले सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ? वो नहीं ले सकते। इसके लिए एक्सप्रोप्रिएशन करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका जैसे मुल्क में होते हुए जब सिविल वॉर हो रही थी तो उसने एक ऐसा काम किया जो कि पूरी अमेरिका का जो कैपिटलिज्म है या अमेरिका का जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है वो उसके असूलों के खिलाफ था।
उसने क्या किया कि साउथ के चूंकि जनरल जो थे वो लड़ रहे थे और उधर वो स्लेवरी अबॉलिश भी नहीं हो पा रही थी और इनको नॉर्थ को इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए थे, वर्क फोर्स चाहिए थी, तो उन्होंने फिर जब लड़ाई देखी कि नहीं खत्म हो रही है और शायद हम हार जाएं, तो इन्होंने अपना सारा पैसा सीज कर दिया कैपिटलिस्ट का, नॉर्थ कैपिटलिस्ट का, और तो जंग में झोंक दिया अब्राहम लिंकन ने, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के साथ किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अमेरिका वो वॉर जीता, अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज हुआ बड़े पैमाने पे और अमेरिका अब सुपर पावर आदमी सामने नजर आता है हमको। ये जो मेजर्स है ना इस तरह के, ये वो पार्टी ले सकती है सिर्फ जो कि लेफ्ट इंक्लाइंड हो, जो प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन और लेकिन जवाद अहमद साहब, हम पाकिस्तान की सियासत का मवाजना, जवाद अहमद साहब, हम पाकिस्तान की सियासत का मवाजना यूके या फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है सियासत की। यहाँ पर सियासत के तरीक़ाकार, डेफिनेटली आप भी एक पार्टी के सरबराह हैं, आप भी जानते हैं, अब तो शायद एक पाकिस्तानी जानता है कि यहाँ पर असल जो ताकत है वो किसके पास होती है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी सियासत के साथ अपनी सियासत का? आप मुझे एक बात बताएं कि जो अमेरिका और इंग्लैंड में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पार्लियामेंट के अंदर या कांग्रेस के अंदर या सेनेट के अंदर, वो लोग कहाँ से आते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है? और आप पाकिस्तान की देखिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को किसी ने मना किया कि वो आम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लें और उनको पॉलिटिक्स में लाएं और अपनी पार्टी इलेक्शन लड़ाएं लोगों को, बजाय के लोग अपने पैसे से इंडिविजुअली लड़ें। देखें, ये बात जब हम करते हैं ना, तो हम ये जो पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी, इस तरह की जो पार्टीज हैं जिनका सारा बेस जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स, ट्राइबल लॉर्ड्स, सियासी पीरों, मुर्शद खाने और बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और माफिया, बहुत सारे लैंड माफिया, शुगर माफिया वगैरह वगैरह, और इस तरह के लोगों पे मुश्तमिल होते हैं वो सब लोग। मुझे बताएं कि आप इन पार्टी से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आम लोगों के लिए प्रो पुअर रिफॉर्म्स करेंगे? मेरा तो सवाल ये है कि क्या ये तीनों पार्टी आम लोगों को कभी क्रिटिसाइज करती हैं? और मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, अक्सरियती लोगों को, ये नहीं कि आपकी पार्टी में 10-12 आप नजर बट्टू के तौर पर रख लें और कह जी हमने इनको भी नुमाइंदगी दी हुई है। आपकी सारी कॉम्पोजिशन चेक करें, आप पार्लियामेंट में देख लेंगे कौन लोग हैं, सारे के सारे वही हैं। और बेसिकली पाकिस्तान में जो जब तक ये कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, तो आप आर्मी को जो मर्जी कहते रहे। आर्मी ने आपको मना किया कि आप दिल्ली के लोगों की जाके या एस्टेब्लिशमेंट ने या आप लोगों को लीडर बनाए, फिर भी वोट लेने के लिए तो आवाम के पास ही जाना पड़ता है ना जवाद साहब, वोट लेने के लिए तो आम आवाम के पास ही जाना पड़ता है। जो पावर शोज ये करते हैं उसके अंदर आम आवाम ही आते हैं, और इस तरह के जब फैसले होंगे, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली जो अवामी सेंटिमेंट है वो उनके खिलाफ जाएगा। अली मुमताज़ साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अली मुमताज़ साहब, यकीनन आप तक भी खबर पहुँच चुकी होगी, बाखबर सहाफ़ी हैं आप, 30 रुपये का मज़ीद इजाफा पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में हो गया है। क्या लगता है आपको? फिलहाल तो महसूस हो रहा है कि इस हुकूमत का कोई इरादा नहीं है जल्द से जल्द इलेक्शन कराने का। जी बिल्कुल, हुकूमत का जल्द से जल्द इलेक्शन कराने का इरादा नहीं है और जल्द से जल्द इलेक्शन करवा भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करेंगे, वजह ख्वाह उसके लिए कोई ही क्यों ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वजह ख्वाह कोई क्यों ना हो, और अगर ये कहेंगे जी ये क्या बात हुई कि आपने कह दिया वजह ख्वाह कोई क्यों ना हो, बात यह है कि देखें, जब इससे पहले हुकूमत थी और तब कीमतों में इजाफा होता था, तो यही हुकूमत जो तब अपोजिशन में थी तो बहुत ज्यादा शोर करती थी, एहतजाज करती थी, नारेबाजी होती थी, ना अहल कहा जाता था, ना लायक कहा जाता था। हमजा शहबाज ने वजीर आला बनने से पहले बार बार उस बच्ची का हवाला दिया कि जी पूरी रात जो रोती रहती है जिसको दूध नहीं मिलता है। तो अब सिर्फ कोई ये समझा दे कि जब अब ये पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा होगा और जिसके नतीजे में हर चीज अलिफ से लेकर ये तक हर चीज महंगी होगी, तो तब क्या उस वो बच्ची का ख्याल नहीं आएगा जो पूरी रात रोती रही और उसके बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्ची के लिए बाजार से दूध ला के खरीद के उसको पिला सके। ये एक हम तो कहते हैं टेलीविजन पे खबरें चलती हैं, आप भी न्यूज में शामिल करती हैं आयशा, कि जी पेट्रोल बम गिरा दिया। ये छोड़ दें जी बम गिराया या नहीं गिराया, लेकिन ये जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये 209 तक आई है, ये 250 तक जाएगी, और इसके एवज के जहां पर चीजें महंगी हो रही हैं वहां पर जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो वहीं की वहीं है। ठीक है, आप चीजों की कीमतें ऊपर जाती हैं, साथ ही साथ लोगों की परचेजिंग पावर भी उसी हिसाब से उसी मुनासबत से आगे की तरफ चली जाती है, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर वहीं की वहीं खड़ी है। और अगर परचेजिंग पावर बढ़ती भी है या बढ़ाने वाले बढ़ाते भी हैं तो किस हद तक बढ़ाएंगे? एक लिमिट होती है हर चीज की
कि फर्ज कीजिए कि अगर कोई तनख्वाहदार है, उसको तनख्वाह दी जाती है और जो उसको तनख्वाह देता है उसकी भी जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो रही है। उसको भी जो चीज पहले 10 रुपए में मिलती थी बिल फर्ज, वो अब उसको 15 रुपए में, 18 में या 20 में मिलेगी। वो कीमत बढ़ाएगा, साथ में तनख्वाहें भी बढ़ाएगा, लेकिन फिर तनख्वाहें बढ़ाते बढ़ाते कितनी बढ़ाएगा? कोई लिमिट नहीं है ना, इसमें कोई हद नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी मौशी पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि जहां पर एक बैलेंस क्रिएट हो सके कि अगर आपको कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, आईएमएफ से आपको कर्जा लेना है, आईएमएफ से कर्जा एक आम आदमी ने नहीं लिया, आपने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, किसी और ने नहीं लिया, बल्कि हुकूमतें लेती रही हैं। और हुकूमतें क्यों लेती रही हैं? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब आप अपनी चादर से पैर ज्यादा फैला दें और आपके पास उतनी जेब में रकम ना हो कि जो चीज आप खरीदना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इधर उधर से उधार पकड़ेंगे। इसका मतलब है कि आप अपना बजट मैनेज नहीं कर रहे, आप मिसमैनेज कर रहे हैं। और ये अरसा दराज से हमारे मुल्क के साथ होता आ रहा है। और हमारे मुल्क के साथ इस तरह से क्यों होता आ रहा है? क्योंकि हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्शन उस तरीके से नहीं होती। जो टैक्स पेयर्स हैं पहले से, उनको तो कहा जाता है कि आप टैक्स जमा करवाएं, लेकिन टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं किया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बात हुई जी टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाएगा, उसके बाद भी हमने कई मरतबा सुना, लेकिन अली आपको याद होगा ये पीटीआई गवर्नमेंट के जाने से पहले जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतों को फ्रीज किया था, उस वक्त उन्होंने बताया था कि क्योंकि हमने जो टास्क रखा था, जितना हदफ रखा था, उससे ज्यादा हमने टैक्स कलेक्शन किया, इसलिए हम ये रिलीफ इस तरफ कर रहे हैं। तो अगर उसको देखें, और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बड़ी बेहतर हुई है, जितना हदफ रखा था उससे ज्यादा हुई है। तो टैक्स कलेक्शन तो थोड़ी ज्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, उसके बाद से मईशत के बारे में यही बातें हैं कि जी मईशत तबाह हो गई, महंगाई बढ़ती जा रही है, पीटीआई ने बेड़ा गर्क करके रख दिया था। और ये मुआहिदा जो किया है ये भी पीटीआई ने किया, इसलिए ये कीमतें बढ़ा रहे हैं हम। जी अली आप सुन पा रहे हैं? कॉल जी अभी आवाज आ रही है जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी अली जी, आपने जितनी बात की, जितनी मैं सुन सका कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बताया गया था कि बेहतर हो गई है। देखें, इसहाक डार साहब वजीर खजाना होते हैं, वो जाते हैं, पीटीआई की हुकूमत आती है, कहा जाता है जी ये नंबर्स फजिंग हुई है, और जो हकीकत थी उससे सूरत हाल मुख्तलिफ बताई जाती रही है, और ये सारा आर्टिफिशियली किया जाता है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत आती है, वो पिछली हुकूमत पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है और कहते हैं जी हमारे तो खजाने खाली हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, जो कहा जा रहा था वो खजानों से निकला ही नहीं। तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, जवाद अहमद साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी पार्टी भी है, ये एक आम आदमी पार्टी है, और एक आम आदमी पार्टी का नाम ही शायद उन्होंने ये रखा था बिकॉज जो असल में क्रश हो रहा है वो एक आम आदमी है। आम आदमी कहता है मुझे नंबर्स ना बताओ, मुझे ये ना बताओ कि जी हमने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया, हमारा हदफ ये था, हमने इतना कलेक्ट किया, और चूंकि हमने इतना किया तो हमने ये कर दिया। फिर कोई और आता है तो वो आके नंबर्स का हेर फेर अपना शुरू कर देता है। वो कहता है जी मुझे बताओ कि मुझे रिलीफ क्या मिल रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही है, लेकिन वहां पर साथ साथ जैसे कि मैंने कहा है कि बैलेंस आउट भी चीजों को करने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों का सिस्टम चलता रहे। आप फैसले कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स आपके होते हैं, आपके लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं होते। आपने सोचा कि जी हम इंपोर्ट बंद कर दें, और इंपोर्ट बंद करने के नतीजे में हमारे सारे मामला, ये जो हमारा है डॉलर ऊपर जा रहा है, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमारे जी हाँ बिल्कुल फायर फाइटिंग हो रही है यहाँ पर कि जहाँ पर आपको नजर आए कि जरूरत है वहां पर फौरी तौर पर थोड़ी देर के लिए कुछ कर दी जाए, मर जाए। लॉन्ग टर्म कोई नहीं सोचता है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब के बयान पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के बयान से मुतालिक, जिस पर तनकीद तो की ही जा रही है लेकिन साथ साथ वजाहतें भी पेश की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इमरान खान साहब खतरात की निशानदही कर रहे हैं। तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। नादिया, सबसे पहले तो ये जो बयान दिया इमरान खान साहब ने कि इदारे तबाह हो जाएंगे, मईशत तबाह होगी, तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। क्या लगता है, वो क्या फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये बात की है या फिर वाकई में जिस तरह से उनके पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि वो खदशात का इजहार कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि उनकी ये ख्वाहिश है बल्कि उनका खदशा है ये? थैंक यू सो मच आयशा। एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात की, कि अब जो है रियल टेस्ट ना इस हुकूमत का होगा
देखिए आप 52 लोगों पर मुश्तमिल जो है एक पूरा अंतराज लेकर गए हैं। अब आपको इन ऑप्टिक्स को सही करना होगा, आपको वाकई राशनिंग करनी होगी एट द गवर्नमेंट लेवल ऑन दिस पेट्रोलियम। इसलिए करनी होगी कि आप अगर कोई MNAs हैं, कोई आपके फेडरल सेक्रेटरीज हैं, आपने देखा ना 3-3 4-4 गाड़ियां और सब इस्तेमाल करते हैं, ये सब खत्म करना होगा। उनको भी पेट्रोल के पैसे देने चाहिए। ये खत्म करना चाहिए कि गवर्नमेंट की गाड़ी है तो जी गवर्नमेंट बढ़वाएगी। अगर आपके पास वाकई जहर खाने को पैसे नहीं है तो ये बहुत सारी चीजें आपको करनी होंगी। जितना रियल स्टेट के अंदर हमें पता चलता है ना कि एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी भी आपकी चल रही है, अब आप उनके हाथ डालें और उनको लेकर आए ताकि मुल्क के हालात सही हों, फिर अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, फिर अवाम समझेगी कि वाकई आपको ना उनका दर्द है। तो एक तो ये बातें हो गई जो कि शॉर्ट फिक्सिंग के लिए आपको करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्टेप्स आप रिफॉर्म्स के अंदर जाएं और भूल जाएं कि उसका पॉलिटिकल डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं इमरान खान साहब के बयान पर, वाकई बड़ा ह्यू एंड ट्राई। क्योंकि देखिए आयशा, एक चीज होती है कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए और एक होता है कि आप ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। इससे कबल इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि इससे बेहतर तो ये था कि आप मुल्क पर एटम बॉम्ब गिरा देंगे। सो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या इक़्तिदार से अलग होने के बाद क्या बहुत गुस्सा है इस चीज पर, और मतलब लफ्ज का ना चुनाव देखा जा रहा है, ना उसकी कोई कॉनोटेशन देखी जा रही है, ना उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी वो देखी जा रही है। माजी में जिस किसी ने भी इस किस्म की बात की हो उसके साथ फौरी तौर पर जो एक्शन लिया जाता था वो सबके सामने है। वो चाहे बलोच स्टूडेंट्स हों, वो जब ये कहते थे तो उसके बाद वो मिसिंग पर्सन में कैसे चले जाते थे। सिंध से जब अब ये आवाज उठती थी तो उनके साथ क्या सलूक होता था। जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो पुरानी थी उसके बानी ने किया तो क्या हुआ। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने सवाल उठाए कि ये जो मुल्क का जो भी हशर हुआ हुआ है जो वो समझते थे तो उनसे पूछा जाए, यही कहा था ना। तो इसके बाद ये समझ में नहीं आती कि आज जब इमरान खान साहब इतने सख्त तरीन बयान कि अल्लाह ना करे कि मुल्क के टुकड़े बिल्कुल ना हो, और वो भी 3 टुकड़े, मुझे समझ में नहीं आया व्हाट्स द साइकी बिहाइंड 3। आई मीन आई डिडंट गेट इट। और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि और फौज भी जो है सबसे पहले फौज बर्बाद होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फौज आपका वो इदारा है और अफवाज पाकिस्तान वो है जो आपकी सरहदों को संभाले। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन नादिया, डेफिनेटली हम इंटेंशन जो है उसके ऊपर हम क्योंकि हम नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर हम उस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात की कि माजी में भी हमने देखा है, हम आम लोगों की बात नहीं करते, बलोच तलबा की बात नहीं करते, हालांकि उनके साथ भी ज्यादतियाँ हुई, लेकिन जो सियासी कायदीन हैं उनकी जानिब से जिस तरह की बातें की गई उनके ऊपर हमने इस तरह से एक बाकायदा लगता है एक मुहिम चलाई जा रही है मीडिया के ऊपर। कुछ चैनल्स या कुछ सहाफ़ी आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आते होंगे, आपको नेशनल टीवी पे भी नजर आते होंगे। अली की तरफ मैं ले जाती हूँ सवाल। अली, इस चीज को बहुत करनी चाहूंगी, अगर आप ये समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जा रही है, हमें उनके इंटेंशंस नहीं पता, आई एम सॉरी। आपने शायद इंडियन मीडिया नहीं देखा कि इंडियन मीडिया इसको किस तरह से प्ले कर रहा है। इंडियन मीडिया नादिया वो नवाज शरीफ साहब के बयानात पर भी इसी तरह से प्ले करता था, वो जरदारी साहब के बयानात पर भी इस तरह से प्ले करता था, वो बिलावल भुट्टो साहब के बयानात पर भी इस तरह से प्ले करता था। तो हम इंडियन मीडिया को देखकर अपनी पॉलिटिक्स को तो नहीं डिस्कस कर सकते। अली, आपको क्या लगता है इमरान साहब ने जो ये बयान दिया या उनकी इंटेंशन जो भी थी, अब उस पर वजाहतें भी सामने आ रही हैं। नादिया, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी, अली से मैं इस बारे में जरा बात कर लूं। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जरूरत क्या थी इमरान खान साहब को इस तरह की बात करने की? अली, जरूरत तो खैर बहुत सी बातों की नहीं होती है आयशा, लेकिन वो बातें फिर कह दी जाती हैं और कहने के बाद फिर उसकी क्लैरिफिकेशंस आ रही होती हैं। और ये अब से नहीं, ये हमेशा से होता आ रहा है। खान साहब बहुत से बयानात उनके सामने आते हैं, चाहे उनकी तकरीर में उनकी कुछ कही हुई बात हो जाए, जिस तरह अभी ये हुकूमत के गिराए जाने से पहले उनका एक जलसे में खिताब था, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था। यूरोपियन यूनियन की जब बात हुई, फिर खान साहब ने वो लेटर लहराया, उस पर बहुत बात हुई। फिर खान साहब ने इंटरव्यू में ये बात कह दी। फिर उससे एक इंटरव्यू पहले, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, एक इंटरव्यू पहले खान साहब ने ये कहा कि जी मैंने वहां पर खुद लोग ऐसे देखे जिनके पास असला था। फिर खान साहब ने उसकी भी खुद क्लैरिफिकेशन दी। तो देखें, एक तो ये होता है कि आप पहले तोलें फिर बोलें, और दूसरा ये कि आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी कही भी बात को हर तरफ जो है वो उसका नोटिस लिया जाता है और उसको फिर कोट भी किया जाता है। लेकिन वहां पर यह कि जब इतना ज्यादा हो रहा हो कि कभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, कभी तकरीरें चल रही हैं, कभी आप वैसे कहीं पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है एहतियात के बावजूद
जो कि काबिल एतराज होता है, लेकिन उनके खिलाफ कैंपेनिंग तो हो रही है। कैंपेनिंग तो देखें दोनों एंड से हो रही है, दोनों तरफ से कैंपेनिंग हो रही है। एक ऐसा तबका है कि जो उनके हक में बात कर रहा है, एक ऐसा है आप कह सकते हैं एक ऐसी साइड है जो कि उनके खिलाफ बात कर रही है, और दो एक्सट्रीम्स हमें नजर आ रही है, एक्सट्रीम हमें नजर आ रही है, दो एक्सट्रीम्स पे नजर आ रहे हैं। हम एक चीज का शिकार हो गए और वो है बुग़्ज़। हम बुग़्ज़ में, चाहे वो उधर की है या इधर की है, हम फिर उसके बाद ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, फिर उसके बाद धड़ल्ले से शुरू हो जाते हैं और नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं। नुकसान सिर्फ किसका है? नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है, बदनामी सिर्फ पाकिस्तान की है। मईशत पाकिस्तान की अभी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का ठेका जिन्होंने लिया हुआ है, या जो ठेकेदार बन जाते हैं और कहते हैं जी हम आएंगे, हम ठेका लेंगे और हम ठीक कर देंगे, उनको पहले खुद को ठीक करना है। वो खुद को ठीक करेंगे तो मुल्क को ठीक करेंगे और मईशत को ठीक करेंगे। सब अपना सोच रहा होता है। मुल्क को गाली देना मजाक बना लिया है। जिसका दिल करता है मुंह उठा के सियासतदानों में माजरत के साथ, जिसका दिल करता है उठता है और मुल्क को गाली देना शुरू कर देता है और मुल्क के मुख्तलिफ इदारों को गालियां देना शुरू कर देता है। क्या तमाशा लगा हुआ है? आप मैं बैठकर या कोई आम आदमी बैठकर कहीं पे भी मुल्क को गाली देकर तो देखे, उसकी जो है वो जुबान खींच ली जाएगी कि तुमने मुल्क को गाली कैसे दे दी। तो आप वहां पर बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में हैं, ताकत के ऐवानों में हैं, आप पर जिम्मेदारी है। आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि आपने मुल्क को मजाक बना लिया, तमाशा लगाया हुआ है। जब दिल करता है आप मुल्क के बारे में ऑल फॉल कहना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों के बारे में बड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। देखें, मैं अगर एक बात करूं, खान साहब का मैंने क्या दिया, वो फिलबदी बात करते हैं और बहुत से इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक लफ्ज की वहां पर कमी महसूस हो रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो खुदा न खास्ता मुल्क के साथ ये हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खुदा न खास्ता मुल्क के साथ इस तरीके से हो सकता है। मतलब हम ये अपनी रोजमर्रा की जुबान में भी कहते हैं कि यार अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर यकीनन उसके ये इफेक्ट्स बिल्कुल एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह की चीजों पे फिर दुश्मन इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। जवाद अहमद साहब स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सर वंस अगेन वेलकम आपको। हम इमरान खान साहब के बयान के ऊपर अब आ चुके हैं, महंगाई से निकल के। जब भी इक़्तिदार जाता है किसी भी हुक्मरान का, तो हम ये क्यों देखते हैं कि वो इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर देता है, इस तरह की बात करना शुरू कर देते हैं कि फिर वो टीवी की जीनत बन जाती है और उसके ऊपर हम भी कहते हैं कि क्या ज़रूरत है ये करने की। क्या कहेंगे उन्होंने ये जो बात की है पाकिस्तान के बारे में कि मुल्क तबाह हो जाएगा, फ़ौज तबाह हो जाएगी अगर फौरी तौर पर ना रोका गया जो हो रहा है इस वक्त? अच्छा, मैं ना क्योंकि मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, तो मुझे एक बात पता है कि वो तो डेमोक्रेसी के बारे में तो कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस वक्त ये बात करें कि इस मुल्क के अंदर जो सिस्टम है वो कौन सा है, वो कौन सा चल रहा है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे मुल्क में भी फ्री मार्केट इकोनॉमी चल रही है इस वक्त। पाकिस्तान जैसे मुल्क तो छोड़ें, इंग्लैंड में फ्री मार्केट इकोनॉमी उस तरह नहीं है, वहाँ पर भी वेलफेयर स्टेट है और वो इंटरवीन करती है बाकायदा। और ये अली मुमताज़ मेरे ख्याल में इंग्लैंड में पहले रहते थे, उनको इस बात का अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान में आपने लोगों को आज़ाद छोड़ा हुआ है, वो मरें जिए, उनके बच्चों को तालीम नहीं मिलती, उनको सेहत नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इंडस्ट्री लग नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। ये सारा कुछ कौन करेगा? पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज कौन करेगा? मेरे लिए ये ज़्यादा बड़े सवाल हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब से मैं सियासत में आया हूँ, उससे पहले भी मैं इन चीज़ों को पढ़ता था, तो मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, वो एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा कि इस मुल्क के अंदर अगर आम लोग जो हैं, जिसमें मिडिल क्लास की बहुत बड़ी तादाद है, अगर आप सिर्फ लोअर मिडिल क्लास को देखें ना पाकिस्तान की, तो 4 से 5 करोड़ है, और अगर आप वर्किंग क्लास को देखें तो वो तकरीबन 17 करोड़ है। और अगर आप 1% या 2% अगर लगा लें लीड, तो वो आपकी हो जाएगी मिला के तकरीबन 88 लाख या 1 करोड़ कर लें। अब इसमें से मुझे बताएं सारे पार्लियामेंट में कौन जा रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं वो के जरिए नहीं आती आखिरकार? वो क्यों आती हैं? इसलिए कि वो पब्लिक या पीपल्स मूवमेंट करने के काबिल नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? ह्यूगो चावेज को निकाला गया, लोग जेल चले गए, लाखों लोग, उनको बुलाया भी नहीं उसने, वो तो अंदर बैठा हुआ था, वो तो अंदर कैद था। लाखों मिलियंस ऑफ पीपल दे केम आउट, took him out of the jail, brought him back to the chair of power, उसको बिठा दिया। इमरान खान साहब के लिए भी निकले थे 10 अप्रैल को, आपको याद नहीं है? 20,000 से कम लोग, वो 20 लाख के पूरे दुनिया में कह रही हूँ, दूसरे मुल्कों में, पूरे पाकिस्तान में निकले थे। नहीं बड़ी तादाद में लोग निकले थे, उनके लिए जितने मर्जी निकले थे ना। इमरान खान हमेशा फिगर्स के साथ खेलते हैं, गलत खेलते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। वो स्टेडियम्स में रहे हैं, स्टेडियम से लोगों को देखते रहे हैं, हम कॉन्सर्ट्स करते रहे, हमें पता होता है कितनी जगह पे कितने लोग हैं।
देखें, इमरान खान ने जब 10 लाख कहा था ना धरने को, जो सेकंड धरना इनका 2014 में जो हुआ है, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख लोग लेके आऊँगा। सारा मीडिया आपके सामने है, पूछे 40 से 50 हज़ार लोग भी नहीं थे जो पहले दिन गए। और उसके बाद फिर इनको जो बैकअप मिल रहा था वो ताहिर कादरी का मिल रहा था। उनके लोग बहुत ही पैशनेट थे क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास से थे। वो वहाँ बैठे हुए थे जाके, वो हिलते थे, और रिलीजियस फर्वर भी था, वो उस जील के साथ बैठे हुए थे। तो उसमें इमरान खान ने 10 लाख कहा था, नहीं निकले थे लोग। अभी भी मुझे नहीं लगता कि इमरान खान लोगों को निकाल सकेंगे। वो पिछला जो धरना, जो भी इनके लॉन्ग मार्च के लिए कुछ भी है, इनको ताहिर कादरी को भी बुला लिया गया था, सारा कुछ था, इनकी गवर्नमेंट खत्म करनी थी। उस वक्त किसी ने इंपोर्टेड गवर्नमेंट की बात नहीं की, उस वक्त किसी ने नहीं कहा अमेरिकी साजिश ये वो वगैरह वगैरह। देखिए इस मुल्क का नैरेटिव कुछ और था, नहीं, ये इन्होंने नहीं बनाया ना। और मैं समझता हूँ ये एक पेट्रियाटिक हरकत है। आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? अमेरिका जो है ना, पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट्स उसके एमा पे नहीं बनती, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर नहीं बनती। इवन यूरोपियन मर्जी के बगैर नहीं। तो ये तो आप इमरान खान साहब के बयानिए की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो साजिश नहीं की उन्होंने। देखिए एक होता है मुदाखलत। मुदाखलत क्या होती है कि आप कहते हैं जी कि हमारे तो ये बंदा नहीं ठीक लग रहा। साजिश ये होती है आप खुद अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ बैठी नहीं हुई एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने देखा कि भाई यूरोप पे, आपको ख्याल है कि महंगाई की वजह से इमरान खान गए हैं? इमरान खान अपने नैरेटिव की वजह से गए हैं, जिसकी वजह से यूरोप हमारे खिलाफ, अमेरिका हमारे खिलाफ, हमारा बेड़ा गर्क होने। अच्छा रशिया हमें ये दे देगा, कितनी देर में दे देगा? ये जो गैस पाइपलाइन है एकदम बन जाएगी। अच्छा आप कह रहे हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हुकूमतें नहीं बनती, तो ये हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से ही बनी है? बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि पीपल्स मूवमेंट कोई नहीं है पाकिस्तान। ये हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से ही बनी है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साजिश का बयानिया गलत है। साजिश, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मुदाखलत और साजिश में फर्क क्या है? इमरान खान ने मोदी, पहले हालांकि इमरान खान वो आदमी है जो अपने ही बाद में लफ्ज खाते हैं वगैरह, ही ईट्स हिज वर्ड्स, ही हैज टू डू दैट। वो क्या करें, वो बातें ऐसी कर जाते हैं जो मुंह में आए बोल देते हैं। उन्होंने मोदी को कहा कि जी मोदी अगर बन गए ना किसी तरह प्राइम मिनिस्टर तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। और भाई आप क्यों कह रहे हैं? ये मुदाखलत है उनकी सियासत में। क्यों भला? जिन लोगों ने मोदी के हक में वोट देना था उसे तो उन्होंने ना दिया हो इमरान खान की बात सुनकर, क्योंकि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है तो उनका माइंड बदल सकता है। और अगर जिन्होंने उसके खिलाफ देना था उन्होंने हो सकता है उसके खिलाफ ना दिया हो, क्योंकि अपनी मुदाखलत डायरेक्टली कर रहे हैं एक मुल्क का वज़ीर आज़म, हमसाया मुल्क का, जो साथ बैठा हुआ है मुल्क जिसके साथ आपकी एनविटी है, जो यानी आप कह रहे साजिश कोई ये मुदाखलत होती है। साजिश कोई नहीं हुई है। मुदाखलतें रोज होती हैं, ठीक है, साजिश नहीं हुई है। साजिश, और साजिश में ये फिर प्रूव करें आप कि वहां से पैसा आया, अमेरिका से चला है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस चीज को कहा कि मुदाखलत हुई है। उन्होंने दो मरतबा ये कहा। पर साजिश और मुदाखलत के ऊपर तो नादिया हम यही तो मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा ठीक है। साजिश ये होती है कि अमेरिका ने डायरेक्टली सीआईए के थ्रू पैसा भिजवाया। क्या ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल में पैसे का पता नहीं लगा? आप कह रहे प्रूफ होना चाहिए, फिर माना जाएगा। ठीक है, वो जो वाटरगेट स्कैंडल था, इसी तरह इवन वो जो इन्होंने वेनेजुएला में जो कुछ किया था, यहाँ से जहाज भर के जाते थे, उसके बाद फिल्म्स बनी हैं। ठीक है, तो उनको प्रूफ थे कि ये किया गया। पाकिस्तान ने प्रूफ ले गया है कि यहाँ पे पैसा उनको अमेरिका ने दिया है। हम बहुत ज्यादा जरूरी है। नादिया ठीक है, जवाद अहमद साहब तो अब कह रहे हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर जो है कोई भी हुकूमत नहीं बनती, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है तो क्या यही समझा जाए ये भी अमेरिका की मर्जी से ही बनी है? और जो बयानियां बना रहे हैं इमरान खान साहब, आपकी क्या राय है? प्रेशर तो वो बहुत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत मुश्किल फैसले भी कर रही है, हमें नज़र भी आ रहा है और उससे पता भी चल रहा है कि जो इदारे हैं उनके साथ मौजूद हैं। ऐसी सूरत में इमरान खान साहब क्या मजीद प्रेशर बढ़ा सकते हैं? क्योंकि फिलहाल जितना उन्होंने प्रेशर बढ़ाया है लगता नहीं है कि वो काम आ रहा है उनके। देखिए जो प्रेशर उन्होंने बढ़ाया था बहुत अच्छे जलसे किए, बहुत मोबिलाइज किया क्राउड को, नो डाउट अबाउट दैट। बड़े बड़े जलसे, और यू नो नंबर ऑफ जलसास जो उन्होंने किए वो बहुत ज्यादा थे। हावेवर इन जलसों के अंदर वो एक बात कहते थे कि लॉन्ग मार्च की जब मैं कॉल दूंगा तो सब में इस्लामाबाद आ, यानी वो उसका क्लाइमैक्स था। अब वो एंटी क्लाइमैक्स हुआ, बिकॉज जिस हिसाब की मोबिलाइजेशन होनी थी, दैट इज डिबेटेबल कि जो कुछ हुआ हुकूमत की जानिब से, दैट्स डिबेटेबल। लेकिन वो जो इनकलाब के लिए आप निकलते हैं ना, आज़ादी मार्च, क्योंकि आपको याद होगा जैसे अभी जवाद ने कहा ना, ही ईट्स हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा था तहरीके पाकिस्तान में इतने लोग नहीं निकले होंगे जितना इस हकीकी आज़ादी मार्च के अंदर। आप तहरीके पाकिस्तान की वो मूवमेंट भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तहरीके पाकिस्तान की मूवमेंट तो कुछ, वो लॉन्ग मार्च भी हमें उस हिसाब से नजर नहीं आई, बिकॉज ही हैड सेट द स्टैंडर्ड सो हाई, इतने क्राउड, इतने बड़े बड़े जलसे में ना। तो अब उसके
बाद जो है अब आपने देखा कि वो उन्होंने 6 दिन का फिर अल्टीमेटम दे दिया। फिर 6 दिन के बाद उन्होंने फौरन ही ट्राइड एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग देगा, सुप्रीम कोर्ट से हम रिलीफ मांगेंगे और सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा मैं अब सब देख रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा फिर मेरी दूसरी भी एक स्ट्रैटेजी होगी। आज उन्होंने ये कहा कि मैं नौजवानों को और तंजीमों को तैयार कर रहा हूँ। आज आपने देखा कि उनको राहदारी रिमांड पेशावर हाईकोर्ट से मिल गया है, तो इसलिए वो अब खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। तो गोया आपको गिरफ्तारी का डर था, तभी आप खैबर पख्तूनख्वा में थे। लीडरान जो होते हैं जिन्होंने वाकई मुल्क के लिए जद्दोजहद करनी होती है, आजादी के लिए करनी होती है, आप देख रहे हैं ना कश्मीर में क्या आजादी की तहरीक चल रही है। क्या वो गिरफ्तारियों से डरते हैं? क्या वो किसी बैरियर से डरते हैं? क्या वो किसी आंसू गैस से डरते हैं? तहरीक उसे कहते हैं। तो लिहाजा सियासत में सिर्फ एक सजेशन है, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई भी सियासी जमात हो, ये एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं ना जब आप, तो आपने तो लेकर आपको मालूम है कि आपका प्लान भी क्या है, उसको किस तरह से वाटर डाउन करेंगे आप। लेकिन जो बेचारे लोग आपके फॉलोअर्स वाकई आपको फॉलो कर रहे हैं, यू नो दे आर डाई हार्ड फैंस ऑफ द लीडर, उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? आप उनके टेम्परेचर को कहाँ ले जाके और उसके बाद कहाँ छोड़ के उनको चले जाते हैं, ये फर्क है। तो इसीलिए जो भी आप तहरीक चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप एहतजाज करें, आपका हक है एहतजाज करना, लेकिन एहतजाज करने के हवाले से फिर आप डिसलॉज अगर आप समझते हैं कि कर लेंगे किसी सिटिंग गवर्नमेंट को, तो इमरान खान साहब नहीं कर सके थे 126 दिन के झरने में, जहां और मानते भी हैं, वो खुद मानते भी हैं। लेकिन ये सवाल जब मैंने उनसे किया, उनके रहनुमा से, तो कहते हैं कि इस बार लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा हैं और इस मरतबा तो लोग बस बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। लगता है ऐसा कि उन्होंने मिस कैलकुलेट किया। अब देखते हैं कि अगला लॉन्ग मार्च जो उनका होता है उसके अंदर कितने लोग निकलते हैं और उसकी तारीख का ऐलान कब करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान साहब ने 25 मई को जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 6 दिन की डेडलाइन गुजर चुकी है। अब वो कहते हैं कि जी हफ्ते यानी कि 2 रोज़ के बाद वो नया लाएहमल देंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। मे भी वो नई तारीख भी दें कि किस तारीख को निकलना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस मरतबा हमारी तैयारी नहीं थी तो अब हम तैयारी करके आएंगे। अली, आपको क्या लगता है क्या लाएहमल हो सकता है और क्या इस मरतबा लोग निकल पाएंगे? अगर हम देखें राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि इस मरतबा तो हमने किसी सूरत दाखिले की इजाज़त नहीं देनी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा जिस दरख्वास्त पे एतराज़ लग गया है पीटीआई की। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त थी उस पर तो एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया है। लोगों का निकलने का सारा डिपेंड करता है उन रुकावटों पर। एक तो रुकावटों पर, दूसरा खान साहब के पंजाब में खुद उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। खान साहब की जो मजबूत विकेट है वो है उनकी केपीके, वहां पर उनको सपोर्ट है। पहले 2000 हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2016 उस वक्त भी परवेज खड़क साहब सीएम थे और काफी लोगों को लेकर वो निकले थे और अटक के करीब वो, फिर हमने देखा कि आंसू गैस की शेलिंग और वहां पर वो मैदान जंग बना रहा। खान साहब अगर लाहौर से निकलेंगे तो इसलिए भी निकलना जरूरी है बिकॉज यहाँ पर पंजाब में उनकी पोजीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। जो खास तौर पे जीटी रोड की बेल्ट है, इस बेल्ट पर उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर उनकी अपनी प्रेजेंस जो है वो लोगों को मोबिलाइज कर सकती है और अगर रुकावटें नहीं होंगी तो लोग निकलेंगे। और लोग क्यों निकलेंगे? अभी जिस तरह जवाद ने बताया 2014 का, तो बिल्कुल उन्होंने जो फैक्ट्स कोट किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि मिडिल क्लास लोग उस वक्त निकले थे और उस वक्त भी लोगों की तादाद इतनी नहीं थी। देखें, अगर हम ये तारीख को ज़हन में रखना बहुत जरूरी है कि क्या इससे पहले कभी मार्च में ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी मार्च लेकर आई हो और उस एहतजाजी मार्च के नतीजे में हुकूमत को टॉपल कर दिया गया हो? तो ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है, क्योंकि वो तादाद, लाखों की तादाद जो है वो मजमा नहीं होता। मिलियन मार्च हो या 5 लाख लोग हों, वो लोग उतनी तादाद में नहीं आते रहे। लेकिन जो मैटर करता है एक तो ये कि लोग कौन से हैं, कितनी तादाद में आए हैं, उनका जोश क्या है, उनका जज्बा क्या है, और फिर जो एक अनरेस्ट की सिचुएशन है वो सामने जो क्रिएट होती है उससे मुल्क को नुकसान होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सामने खुलकर आती है। और इस दफा अपर मिडिल क्लास भी, एलीट भी हो सकता है कि निकले, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगी। मैंने वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए देखा है और एक हल्की सी झलक थी उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कि जिस दिन ये 25 तारीख को इस्लामाबाद में आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी तो बड़ा पुरअमन मुजाहिरा हो रहा था लाहौर में लिबर्टी चौक पर, और वहां पर पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, एलीट भी थी, अपर मिडिल क्लास भी थे, सब लोग वहां पर थे, नौजवान भी थे। दिन में जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ, जो बहुत कम तादाद में पीटीआई के वर्कर्स निकले थे और पहुंचे थे वहां पर, रावी के पुल तक पहुंचे थे, कुछ उसको क्रॉस भी कर गए थे, और वहां पर पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, जो डंडे चलाए, जो बगैर वर्दी के वहां पर लोग मौजूद थे, वो कौन थे? उन्होंने चेहरों पे नकाब भी किए हुए थे, गाड़ियां उन्होंने तोड़ी,
वहां पर उस तरह से वो मुकाबला नहीं कर सके। तो मैंने उस रात को देखा कि पुलिस वहां पर जब आई और पुलिस ने बिला वजह वहां पर आंसू गैस की शेलिंग की लोगों को मुंतशिर करने के लिए, तो लोग मुंतशिर नहीं हुए और वहां पर जो नौजवान मौजूद थे उन्होंने उस पर उनकी पुलिस की कार्रवाई पर जवाब दिया। और जवाब जब दिया जा रहा था तो मैं वो देख रहा था कि वो पैशन क्या है, वो जज्बा क्या है, और वो खतरनाक भी था। वो खतरनाक इसलिए कि अगर यही चीज जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है आगे फ्यूचर में, और अगर हम जिस तरह दोबारा मार्च की बात करें तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त ये खबर चलते हुए टीवी पे देखी कि लिबर्टी पे पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग हुई है, तो बहुत से लोग जिनके आने में ताखीर थी या नहीं आ रहे थे वो भी पहुंच गए थे। बिल्कुल, लेकिन अली यहाँ पर ये भी आम है, ये भी खबर जो है गर्दिश कर रही है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से पीटीआई के अंदर भी दो राय पाई जाती है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो असेंबलियों में वापस जाना चाहते हैं। तो अगर ये सिचुएशन होगी, पार्टी के अंदर इस तरह से दो राय होगी, तो डेफिनेटली कोशिशें जो हैं लॉन्ग मार्च की या लोगों को निकालने की, जैसे कि हमने पंजाब की सिचुएशन में देखा, ये भी खबरें आई कि कुछ रहनुमा ये भी चाह रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि मेहनत ही ना करनी पड़े लोगों को निकालने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे हुआ। और अभी भी ये देखें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सच भी होती हैं और बहुत सी बातें खबरें उड़ा दी जाती हैं। खान साहब से परसों मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में खान साहब से पूछा गया कि क्या कौमी असेंबली में दोबारा वापस जाने का सोच रहे हैं। उस दिन ये खबरें चल भी रही थी और लोगों ने ट्वीट्स वगैरह भी कर दी थी, टेलीविजन चैनल्स में भी टिकट्स चल रहे थे, खबरें चल रही थी। खान साहब ने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। फवाद चौधरी साहब तो सवाल ही पैदा नहीं, फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं तो हम वापस आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो मशरूत जो है कह दिया था कि हम आ सकते हैं अगर इलेक्शन की डेट वापस करने के लिए क्या आना है, वापस करने के लिए क्या आना है। जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएगी तो फिर वापस असेंबली में जाके करना क्या है। बल्कि अभी जो कुछ देर पहले बात हो रही थी ना, मैं उस बात को कैरी फॉरवर्ड करूंगा जो अभी नादिया ने भी की थी कि देखिए हमारी मुल्क की मईशत जो है वो बड़े एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो इनको अपनी तनख्वाहें एक तो नहीं लेनी चाहिए, फ्यूल अपने पल्ले से अपनी जेब से डालना चाहिए, अपनी मिनिस्ट्रीज के खर्चे भी खुद से चलाने चाहिए। हम ऑस्टेरिटी मेजर्स की बातें तो करते हैं, आके बयान दे दिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक मरतबा फिर से राब्ता करते हैं अली से। जवाद आपकी तरफ ही मैं ये जो बात कर रहे हैं अली ये लेकर आना चाहूंगी। ऑस्टेरिटी की बातें तो सारे करते हैं, इमरान खान साहब की जानिब से भी की गई थी, ये हुकूमत भी कर रही है, लेकिन करता कोई नहीं है, हमें नज़र नहीं आती उस तरह की चीज़ें। तो ये सारी मुश्किलात आवाम के लिए ये कितना ज़्यादा ज़रूरी आप समझते हैं कि एक सियासतदान जो एक ऐसी पोजीशन में बैठा है जिसने आवाम की किस्मत के फ़ैसले करने हैं, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया की सकत जो है उसके फ़ैसले करने हैं, उसके अपने रवैये से या उसके रहन सहन से भी वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। पहले मैं तस्दीक कर दूँ, करेक्ट अपने आप को कर लूँ। मैंने वो बोला था वेनेजुएला, वो मैं निकारागुआ की बात कर रहा था। जब वो पैसे गए थे और एविडेंस मिला था तो अमेरिकन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना, उनके अवाम की तरफ से बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया। तो मैंने इसको करेक्ट करना ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि सर शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी जो हैं, मैंने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, ये खरबपति लोग हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इनको फ़र्क पड़ता है और ना इनको फील होता है कि ये जो महंगाई हो रही है इससे आम इंसान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है अभी 25,000 उन्होंने की है। मैं आपको लाहौर में दिखाता हूँ लोग जो 15,000 में काम करते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे नौजवान दिखाऊंगा जो 10,000 रुपये भी काम करते हैं, वो लेते 10,000 हैं, बाकी उनकी टिप्स होती हैं जो ये होटल्स छोटे छोटे और इनमें, और ये जो छोटे छोटे बिल्कुल होते हैं ना जिनको हम कहते हैं छप्पड़ होटल, वहाँ पे तो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भी लोग काम करते हैं, बाकी सारा उनका जो उनको एडिट को मिल जाए टिप। इस शहर में, लाहौर जैसे शहर में, औरतें हैं, लड़कियां हैं जो अपने घरों में बच्चों को पढ़ाती हैं और वो टोटल उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो 3 से 4 हज़ार हैं। ये वो कौम है जिसका ये हाल है। यहाँ पे साउथ पंजाब में जो एक पल्लेदार जिसको कहते हैं ना, जो कि मजदूर होता है, जिसको खेत मजदूर कहते हैं, वो अभी पिछले टेन्योर में जब इनका पहले था नवाज शरीफ वाला, उसे मुझे खुद पता है कि वो 12 से 14 हज़ार रुपये में पर मंथ वो काम करते थे और बहुत मुश्किल काम होता है वो बुआई कटाई और सारा कुछ जो करना। इस मुल्क के अंदर आप महंगाई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जालिमाना बात नहीं हो सकती। और ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इनका अपना जो है जो ताल्लुक़ है जिन लोगों से और जिन लोगों के साथ ये रहते हैं, और जो ये पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो हमारे सामने ड्रामे करते हैं ना, ये सब दोस्त हैं आपस में। मैंने ये पार्टियां बदलते हैं क्या? मुस्लिम लीग काफ को पहले इमरान खान
डाकू नहीं कहते थे? क्या वो MQM को चोर नहीं कहते थे? क्या वो बाप वालों के साथ उनका कोई ताल्लुक था? तो जब इन्होंने इक़्तिदार में आना था तो उन्होंने सबके साथ हाथ मिला लिया। और ये कहते हैं ना जी ये सारे मिल जाते हैं, आप भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। अब अभी जरदारी आसिफ जरदारी के बारे में बात हुई कि वो मलिक रियाज या है, अभी तो कुछ वाजे नहीं हुआ। वो होता है ना कि एविडेंस कोई नहीं है, वो एक बात हुई, हो सकता है हुई हो सकता ना हुई हो, इनका वतीरा ही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपसे जरूर करना चाहूँगा, ये एम्पैथी को छोड़ें और एपैथी को छोड़ें जो रूलिंग क्लास की है। असल बात यह है कि इस वक्त जो माहौल बना दिया ना इमरान खान ने, जिसकी वजह से मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, उन्होंने इस मुल्क के अंदर नौजवानों को जिस तरफ डाल दिया है ना, आप सोशल मीडिया पे देखें, आप एक काम करें, आप आज या आप यंग हैं बिल्कुल, आपको तो नहीं कुछ कहना चाहिए किसी को कि अभी तो आप कौन सा कोई आप स्टेक होल्डर हैं पॉलिटिक्स में, आप इमरान खान के खिलाफ हल्की सी ट्वीट करके बिल्कुल वही मैंने एक्सट्रीम जो हमें नजर आती है, बिल्कुल ऐसी है। वक्त हमारे पास माजरत के साथ जवाब साहब ठीक है, वक्त हमारे पास खत्म हो। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना बहुत ख्याल रखिए। जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इसके बाद, क्योंकि मेरा भी दिल थोड़ा सा घबराना शुरू हो गया है, तो यकीनन आपका भी घबरा रहा होगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हाजिर होंगे। ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।